हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर सीडीपी का टॉपिक सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ जो 28 दिसंबर 2022 में हुआ था, जो पिछले साल के पेपर 2 का है ये पेपर। ठीक है, तो वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने अब हर एक एक टॉपिक का लेके आऊंगी, जैसे आज सीडीपी का लाई तो कल ईवीएस, फिर मैथ्स, ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी, ऐसे ही 28 दिसंबर 2022 का लेकर आऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको टाइम दूंगी मैं करने के लिए, करना और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर करने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच क्रिएट marks the transition from childhood to adulthood। which period होगा यहाँ पे, which, कोई मिनट पेन चेंज करने दो, which period create marks the transition from childhood to adulthood। कौन सा जो पीरियड है जो एक मार्क है जो ट्रांजिशन करता है चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, कौन सा एक ऐसा वो है जो हमें चाइल्डहुड से सीधा अडल्टहुड में पहुंचाता है। वो कौन से, उस पीरियड का नाम क्या है? प्री चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्रीपोजिशनल पीरियड और एडोलेंसेस। तो इसका आंसर है एडोलेंसेस। एडोलेंसेस वो पीरियड है, पीरियड क्रिएट मार्क ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। The second question is which one of the following would require use of gross motor skills। इसमें से कौन सा है? gross motor skills पता है ना क्या होता है? चलो पहले करो आंसर, तब बताऊंगी, नहीं तो तुम लोग चीटिंग कर लोगे। तो बताओ कौन सा है? पेंटिंग ऑन द ब्रश यूजिंग, पेंटिंग ऑन पेपर यूजिंग ब्रश, या कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर, थ्रेडिंग द नीडल और वॉकिंग एंड रनिंग। इनमें से ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से हैं? ओके, द राइट आंसर इज वॉकिंग एंड रनिंग। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? जो भी हम वो करते हैं, भागते हैं, चलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे रनिंग, वॉकिंग, ये सब किस में आ जाता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सबसे इजी क्वेश्चन। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, गुड, पता है, बाकी बहुत बच्चों का सही होगा, इट्स फैमिली। ठीक है, स्कूल और फ्रेंड्स, मीडिया, ये सारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर कभी लिखा होगा फैमिली एंड नेबर तो आ जाएगा, वो प्राइमरी में आ जाएगा, अगर दो ऑप्शन में दिया होगा तो। अगर स्कूल एंड फैमिली लिखा होगा तो वो नहीं, वो गलत है, क्योंकि स्कूल हमेशा सेकेंडरी है। The belief that physical objects such as doll, car, etc. have likewise colonies is called, ठीक है, the belief that physical object। ठीक है, बच्चों में एक मतलब जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग समझने लग जाते हैं ऑब्जेक्ट को। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उस थिंकिंग को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। उस थिंकिंग को कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग की नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स को लिविंग समझना, उसको क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। ठीक है, 4 year old Ria cannot take into a consideration the height, the width of the tube beaker at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beaker। Reason, Ria is a prepositional stage of cognitive development as per the Jean Piaget। ठीक है, जो 4 year रिया है वो समझ नहीं पा रही है हाइट एंड ब्रेथ ऑफ द बीकर को। एक बीकर है, उस बीकर में पानी डाल, सेम अमाउंट ऑफ पानी है। ठीक है, और एक टॉल बीकर है, इनटू अ टॉल बीकर एंड वाइड बीकर। ठीक है, टॉल बीकर में पानी डाल, सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो उसका हाइट और विड्थ जो होता है, उसका मोटाई और लंबाई, वो उसे समझ नहीं पा रही है। तो रीजन दिया है कि रिया अपने प्रीपोजिशनल स्टेज पे है कोग्निटिव डेवलपमेंट के, एज पर द जीन पियाजेट। जीन पियाजेट के हिसाब से वो अभी प्रीपोजिशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट में है। बताओ कौन सा है? So the right answer is
both A and B, both A and R are true and R is correct explanation of A. ठीक है, सही है ये कि वो उसका हाइट और ब्रेथ नहीं पहचान पा रही क्योंकि वो प्रिपोजिशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पे है जो हमें जीन पियाजेट ने दी थी. नेक्स्ट, गिविंग क्लूज, offering support to the children as and when required is an example of. देखो कोई भी जैसे कोई बच्चे को क्लूज देते हैं या कोई सपोर्ट देते हैं किसी चीज में बच्चों को हेल्प करने में जब उन्हें रिक्वायर्ड हो, उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशन और कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट. साफ पता चल रहा है. अगर तुमने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है तो वाइगोस्की की थ्योरी में बताया हुआ है कि क्या चीज होती है. स्कैफ फोल्डिंग होती है किसी भी बच्चे को क्लू देना या फिर कोई सपोर्ट करना, उसको क्या कहेंगे? स्कैफ फोल्डिंग. ठीक है, इसमें वैसे भी एलिमिनेट करना बहुत आसान है. रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पनिशमेंट, मतलब रिवॉर्ड देना, तो वो तो होगा नहीं. कंडीशनिंग नहीं. कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ना होता है कि अगर कोई क्लू और सपोर्ट दे रहे तो उसको कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते. तो साफ पता चल रहा है स्कैफ फोल्डिंग होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी टू द चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेस. जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो चिल्ड्रन के कौन से एजुकेशन पे बेस्ड है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेटेंट लर्निंग, रोड लर्निंग और पैसिव लर्निंग. बताओ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कोलैबोरेटिव लर्निंग. ठीक है, वो जो वाइगोस्की है उन्होंने अपना जो सोशल इंटरेक्शन है ना वो ज्यादा लर्निंग प्रोसेस डाला है बच्चों के ऊपर, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, इन कोलबर्ट्स dash of model development, the individual strives to maintain the expectations of others rather than focus on consequences of one action. ठीक है, जो कोलबर्ट की थ्योरी है, कौन सी इसमें से लेवल है जिसमें बच्चा खुद से मतलब खुद दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करता है रादर देन खुद के उस पे ध्यान देने से. ठीक है, तो कौन सा है ये? कन्वेंशनल लेवल. कन्वेंशनल लेवल में बच्चा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वो लोगों का सोचता है. ठीक है, वो खुद का नहीं सोचता है. ठीक है, वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन एक्शन. अपने एक्शन पे फोकस करने से ज्यादा वो दूसरों के एक्शन पे फोकस करेगा. द नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्रेसिव क्लास. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब प्रोग्रेसिव क्लास किस क्लास को प्रोग्रेसिव कहेंगे? जो एग्जाम सेंट्रिक होगा. ठीक है, जो एग्जाम सेंट्रिक होगा या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होगा. सेंट्रिक मतलब फोकस. टीचर सेंट्रिक होगा या लर्नर सेंट्रिक होगा, ये कोई भी बता देगा. ये ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव क्लास है तो लर्नर सेंटर होगा. टीचर सेंटर होगा तो टीचर ही पढ़ा के चला जाएगा, बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आएगा. चिल्ड्रन लर्नर सेंटर होता है ये. लर्नर सेंटर बोलो, चिल्ड्रन सेंटर बोलो, ठीक है, कोई भी आ सकता है. तो वो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव क्लास. नेक्स्ट, Renu is a counselor at a school. Which intelligence should she have to be an effective counselor as per the Howard Gardner? Howard Gardner की थ्योरी पढ़ी है ना सबने. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर रेनू काउंसलर बनना चाहती है तो कौन सी इंटेलिजेंस उसके लिए इफेक्टिव है? लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल? लिंग्विस्टिक क्या होता है? इसका आंसर है इंटरपर्सनल. जो होते हैं हमारे लीडर हो गया, काउंसलर हो गया, हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए. ठीक है, दीज आर कम अंडर दी इंटरपर्सनल. उसके बाद आता है, ये आंसर है. इंट्रापर्सनल कौन होता है? जो खुद की फीलिंग्स ओन करता है, जो खुद की फीलिंग्स समझता है, उसे कहता है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझता है, उसे कहेंगे इंट्रापर्सनल. इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल होता है जो दूसरे को समझते हैं, एम्पैथी इन नेचर. ठीक है, एम्पैथी.
स्पेशल जो लोकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो होते हैं, और लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to NEP 2020, which language should be as teacher use for the interaction with primary school teacher during the teaching learning process? NEP 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा लैंग्वेज है जो टीचर यूज करता है फॉर इंटरेक्टिंग विद दी प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? इसका आंसर है मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट। 5-year-old Vaishali told her mother, "Mother, I want a football like Amit." Responding to Vaishali, her mother said, "Only boys play with football. I will bring a small cute doll for you." मदर रिस्पॉन्ड इलिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि वैशाली अपनी माँ को कहती है कि मुझे फुटबॉल चाहिए, जैसे अमित के पास है, बट उसकी वैशाली की माँ से क्या कहती है कि फुटबॉल से बॉयज के लिए है, मैं तुम्हारे लिए क्यूट डॉल ले आऊंगी। ठीक है, तो जो वैशाली की माँ है वो क्या दिखाना चाहती है अपने बातों से, कि जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, या जेंडर रेलेवेंस है? बताओ। बहुत सिंपल है, इट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। पुरानी सोच भरी हुई है उनके मन में कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं, लड़कियां सिर्फ घर में रहती हैं, डॉल से खेलती हैं, वो किचन सेट खेलती हैं, और ये सब मन में बना रखा है, तो उसे क्या कहेंगे? जेंडर स्टीरियोटाइप। आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेस देम इन कैटेगरी। Enhance the facility meaningful learning. Create a sense of helplessness and inferiority amongst the group of the children. Is a positive strategy to manage the learning need of children. Does not have any impact of self-esteem and performance of children. ठीक है, अगर हम बच्चों को लेबल कर देंगे, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्लेस देम इन कैटेगरी, हम उन्हें लेबल कर देंगे, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बेवकूफ हो, तुम एवरेज हो। ठीक है, ऐसे लेबल कर देंगे और उन्हें एक कैटेगरी में डाल देंगे, तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? एनहांस द फैसिलिटी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, उनकी लर्निंग करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पनेस है, इंफीरियरिटी अमंग द ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, ये होगा। या फिर इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी जो मैनेज लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये एक बहुत पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है लर्निंग नीड्स को फुलफिल करने के बच्चों के। या डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन, या ऐसा करने से उनके सेल्फ एस्टीम पे और उनके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बताओ। ऑब्वियसली सेकेंड आंसर, क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, उनके बीच में क्या होगा? हेल्पलेसनेस आ जाएगा। इनफेरिटी, एक दूसरे को कोई कम समझने लग जाएगा अपने आप को, कोई जो टॉपर के लिस्ट में होगा वो अपने को बहुत ज्यादा समझने लग जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेस है, अगर हम बच्चों को लेबल कर देते हैं और प्लेस देम इन कैटेगरी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस विद कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मीन्स कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है? बात नहीं, इसमें तीन ही कुछ। Assessment covering all aspects of school activities related to child overall development. Evaluation of child's performance on the basis of scholastic activity only. Evaluation of children at the end of the year to determine proportional to the next class. ठीक है, दो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जैसे असेसमेंट जो है हमारा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटी रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट, उसे कहते हैं। या इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप एक्टिविटी ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है असेसमेंट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटी रिलेटेड टू ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है,
Effective teaching often use probing question during the course of teaching learning process in the classroom. This would be enable the children to undertake. ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग ऑफ्टन यूज, हम जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए मतलब कोई भी बहुत अच्छी लर्निंग के लिए हम प्रॉबिंग क्वेश्चन निकालते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे हम कोई भी एक प्रॉबिंग क्वेश्चन निकालते हैं. जैसे हम जैसे कोई टॉपिक न्यूज शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन, दो तीन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्रॉबिंग क्वेश्चन. तो इन टीचिंग इन द क्लासरूम दिट वुड बी अनेबल टीचर टू अंडरटेक. इसके वजह से टीचर को क्या होता है, क्या हेल्प होती है टीचर की, इसे क्या कहते हैं, अनेबल द टीचर इट वुड बी. तो ये क्या है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है. नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू. इंक्लूसिव क्लासरूम में एक रोल ऑफ टीचिंग क्या है, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, गिविंग अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट ओनली, आइडेंटिफाई द कैटेगरी एंड बेस्ड ऑन their academic abilities, and special need to ensure that they are taught in the separated section. देखो सभी गलत लग रहा है इसमें कि स्पेशल नीड वालों को सेपरेट सेक्शन में रखना चाहिए, नहीं. आइडेंटिफाई देयर कैटेगरीज एंड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटीज, ये भी नहीं होगा. गिविंग अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट ओनली, सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट को ही अटेंशन देना नहीं. सब पता लग रहा है. एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स की कोई ना कोई कमियों पे उन्हें बताना और उनको रिस्पॉन्ड करना. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ टीचिंग. ठीक है, अगर डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्निंग को टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसमें पॉइंट्स थे कि 1, 2 और 3 होगा. वैसे वो मैंने डाला नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा था डालने में, तो तुम लोग इसी में टिक करके बता देना मुझे. ठीक है, 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, बताओ कौन कौन सा हो सकता है. एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट. ठीक है, इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, साफ पता चल रहा है एक कल्चर डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए. मेंटेन कांस्टेंट कम्युनिकेशन, थोड़ा ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है. गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देना है ऑब्वियसली, क्योंकि वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्निंग है, थोड़े पीछे बैकग्राउंड से है वो. गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो कौन कौन से आंसर हो गए इसमें, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. ठीक है, good. Next, to cater the specific need of children with visual disability, the teacher should, देखो कुछ स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन जिन्हें विजुअल डिसेबिलिटी है, तो टीचर्स को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. फोकस ऑन वेराइटीज ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, यूज वेराइटी ऑफ टैक्टिकल मैनिपुलेशन एंड मेटल, सो अ लॉट ऑफ साइलेंस फिल्म, गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट विथ पिक्चर. तो क्या होगा, यूज वेराइटी ऑफ टैक्टिकल एंड मैनिपुलेशन एंड मटेरियल. ओके, साथ करते हैं. नेक्स्ट, डिफिकल्टीज एंड सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ. हमें कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें सोशल इंटरेक्शन करने में और वर्बल कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये किन कैरेक्टरिस्टिक्स का लक्षण है. देखो, डिसलेक्सिया क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी. तुम रीड राइट नहीं, रीड लर्न नहीं कर पाते हो. डिसकैलकुलिया, तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, वो उन्हें डिसकैलकुलिया होता है. डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. और ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बच्चे बहुत शोर करते हैं, शांत नहीं रहते, इनसे एक जगह बैठा नहीं जाता है. ठीक है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का कौन है एग्जाम्पल, ऑटिज्म होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो टीचर गेव अ क्लासरूम डिफरेंट कलर ऑफ चिल्ड्रन, different color to children and ask them to make whatever comes in their mind from the clay through she want to promote dash in the. ठीक है, जो टीचर है वो बच्चों को डिफरेंट कलर्स के क्ले देती है. ठीक है, और उन्हें कहती है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है वो तुम इससे बनाओ. ठीक है, तो टीचर क्या प्रमोट करना चाहती है बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी या रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन मतलब रटना जो होता है, नॉन कॉपरेशन पता है ना, हाँ. और इनडिसिप्लिन क्या करना चाहती है, सबसे सिंपल
पता ही लग रहा है, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट, द अर्ली क्राइम लिखा हुआ है, द अर्ली, एक मिनट, हाँ, द अर्ली प्राइमरी है ये, सॉरी, प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड बी फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ, देखो जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होता है उस पर किस चीज पे ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, ये भी मल्टीपल चॉइस है, तो बताओ, मल्टीपल चॉइस है इसमें भी। फिजिकल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कोग्निटिव कैपेबिलिटीज, इमोशनल स्किल्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखो अर्ली प्राइमरी ईयर्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कब आता है, ये हमारे एडोलेंसेस के टाइम पे आता है, तो ये पहले ही इसे एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल स्किल्स, ऑब्वियसली, सोशल स्किल्स, हाँ, ठीक है, उसके बाद कोग्निटिव कैपेबिलिटीज, हाँ जी ये भी करते हैं। इमोशनल स्किल्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अंडरस्टैंड। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रिज्यूमिंग नहीं करते हैं, बाकी फिजिकल स्किल अर्ली प्राइमरी ईयर्स में, ठीक है, उनको सोशली एक्टिव करते हैं, उन्हें इमोशनली स्टेबल करते हैं, कोग्निटिव कैपेबिलिटीज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं। नेक्स्ट, इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग इज, एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग किसे कहते हैं, refers to the storage and revelation of information. The process of discovery through explanation and interaction occurs through the use of reward and punishment, take place through the repeated practice and drill. ठीक है, तो इसका साफ आंसर दिख रहा है, यही है, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड इंटरेक्शन। कंस्ट्रक्टिव क्लास है जिसमें वो खुद कर रहे हैं, तो क्या आएगा, डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लेनेशन, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Provide support and guidance to the student in order to help them master the view concept or skill. The support may involve giving clues or promote making the smaller and meaningful steps. चलिए क्वेश्चन मेरे को कुछ सही सा नहीं लग रहा है, इसे स्किप करते हैं, छोड़ो इसे। A teacher tries to include example from the immediate environment to the children to make class interactive. ठीक है, जो टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल करता है फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट से, कुछ एग्जाम्पल ऐड करता है टू मेक क्लासेस इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम में कोई बाहर से एग्जाम्पल ऐड करता है। सोशल कल्चर कॉन्टेक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग, जो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, ठीक है। बताओ कौन सा सही है, ए एंड आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या फिर नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या ए सही है आर गलत है, या दोनों ही गलत है, बताओ। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ए एंड आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गुड। नेक्स्ट, what will pose as hindrance to the children in solving problem, कौन सा इसमें है जो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बाधा डालता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, थिंकिंग द सिमिलर प्रॉब्लम दैट वन हैज सॉल्व्ड, और रिमेनिंग फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट एट कन्वेंशनल मैनर। देखो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस है जो बाधा डाल रहा है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन कर लिया तो ढूंढने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में तो आसानी होगी। थिंकिंग द सिमिलर प्रॉब्लम मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन बचा, तो यही होगा। Mistakes are error made by students and inductive of failure of the children and students. Mistakes है जो mistakes are
एरर्स है जो स्टूडेंट से बनते हैं, इंडक्टिव ऑफ फेलियर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक तरह का फेलियर है टीचर और स्टूडेंट दोनों का, अगर बच्चे गलत करते हैं तो। चिल्ड्रन डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग, ठीक है। जो चिल्ड्रन है वो खुद उनके पास एबिलिटी नहीं है सोचने की खुद से, एंड नीडेड टू बी कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्टेड, उन्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है अपने लर्निंग को, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो इसमें यही होगा, A is true और R is false, ठीक है। Which one of the following is not an emotion? इनमें से कौन सा एक इमोशन नहीं है? फेयर इमोशन है, लव इमोशन है, एंगर इमोशन है, क्या है नहीं है? नॉट, नॉट पूछा है ना क्वेश्चन में, हमेशा ये देखना नॉट पूछा होता है गलत कराते हैं, देखो नॉट लिखा हुआ है। तो ये तीनों इमोशन है और ये नहीं है, समझ गए। Which strategies can teacher use to increase the intrinsic motivation in her primary grade? Intrinsic motivation क्या होता है? Internal motivation। तो इनमें से कौन सा strategies है जो teacher use करेगा to increase intrinsic motivation in their students? Praise each and every effort made by student। उनके एक एक effort को वो praise करेगा। Punish undesired behavior, undesired behavior को punish करेगा। Promote competition among student, स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन प्रमोट करेगा, या एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग। तो क्या करेगा वो? एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ लर्निंग, ये आंसर है इसका। बस लास्ट के दो क्वेश्चन। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, ओवरऑल जो फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग है एक चाइल्ड, वो क्या इफेक्ट करता है? दोनों डू नॉट इफेक्ट लर्निंग, या हिंड्रेंस लर्निंग, नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, या फैसिलिटेट लर्निंग। तो सिंपल सा आंसर है फैसिलिटेट लर्निंग को, और वो बढ़ाता है, नुकसान नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। रूही बिलीव दैट शी डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली which is why she did not get good marks in her science test. Though she can do science quite well, she is attributing her performance to, देखो जो रूही है वो ये बिलीव करती है कि उसने सही नहीं पढ़ा, उसने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से उसके साइंस में कम मार्क्स आए। तो जो शी कैन डू क्वाइट वेल, वो सोच रही थी कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, तो वो अपने कौन से थॉट को, कौन से परफॉर्मेंस को, मतलब किस चीज को दोष दे रही है। मतलब देखो इन्वायरमेंट को दोष दे रही कि मेरा इन्वायरमेंट ठीक नहीं था, या फिर मेरा लैक ऑफ एबिलिटी था कि मैं कर ही नहीं सकती, या लैक ऑफ एफर्ट था कि मैंने एफर्ट डाला ही नहीं, और टफ लक, लक ही उसका खराब था, टफ लक बहुत। बताओ कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो बता रही कि उसने नहीं पढ़ा, तो मतलब इट्स अ लैक ऑफ एफर्ट। गुड, जल्दी जल्दी बताना मुझे कमेंट करके कि कितने कितने सबने सही किए। वैसे ये पेपर बहुत इजी था, ठीक है, मैंने किए थे, बहुत इजी पेपर था, मुझे मतलब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी इसके आंसर, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तब समझ आता। तुम्हें उस टाइम तुम कुछ भी कर देते हो, लेकिन एक बार नहीं समझ आ रहा, दो बार वो तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और अच्छे से करो, तभी तुम्हें आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे, पहले हमें लगता है कि समझ आ गया, लेकिन नहीं आया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज स्लाइड बाय द एजा एग्जाम। प्लीज फॉलो माय चैनल, मेरा न्यू चैनल है और मैं एफर्ट डाल रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करूँ, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।